Hello students, so welcome to the paper discussion of JEE Main Test 63 uploaded on NTA Abhyas app today. Right, overall analysis जो मेरा इस पेपर का रहा, again the paper is a moderate one, medium level है and it's more towards the easier side. So we have more number of easier questions in this paper, relatively tough questions. Again, I won't say very tough, but a question involving a good concept. There were 3 questions involving good concept, and remaining questions were of some medium level. So again, anything around 65 to 70 is a good score here. And again, the students who are well prepared for JEE Advanced and all, they may score around 85 or more. Right. So moving towards the paper discussion part, the first question, as usual, atomic structure. Right, it says wavelength of first line in the Lyman series is lambda. Right, so first line for Lyman series, it's 1 by lambda is equals to r times 1 by 1 square minus 1 by 2 square. So that makes it 3r by 4. Then similarly for Balmer series, let's say we consider it as lambda dash. So it is r times 1 by 2 square minus 1 by 3 square. Balmer के लिए 3 से 2 में jump करेगा, first line की बात हो रही है. तो this calculation gives you 5r by 36. Dividing these two equations, we get lambda dash by lambda, and that is equals to, इन दोनों को हम divide करें तो cancellation it gives you 27 by 5, right? So this lambda dash, it comes out as 27 by 5 times lambda. So again an easy question, straightforward Lyman Balmer पे based है. Next पे चलते हैं. Right, next question, I'll consider it as a good question here. 2 point masses connected by an ideal string are placed on a smooth horizontal surface. Smooth है. Impulse provide किया 10 kilogram meter per second and it is given at an angle 60 degree to this block. Right, तो अब जब impulse इसको provide करेंगे तो इस impulse का, ये जो impulse है इसका along the length जो component होगा तो that of course will be I cos 60. And that impulse, we know that it is equals to the change in momentum of the system along the length of the string. Because 10 किलोग्राम ब्लॉक जो है वो तो लेंथ के अलोंग ही चलेगा, उसको तो इंपल्सिव टेंशन इम्पार्ट होगा. तो नॉर्मल टू द लेंथ हमें देखने की नीड नहीं है, बिकॉज 10 किलोग्राम वाले का नॉर्मल टू द लेंथ मोशन नहीं होना है. तो इंपल्स जो है दैट इज 10 cos 60 में प्लेस करता हूं हाफ. चेंज इन मोमेंटम सिस्टम का, तो दोनों का मास मिला के वी हैव 15 एंड दे विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी सो दैट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डज नॉट चेंज. तो अकॉर्डिंगली दिस v का वैल्यू इट कम्स आउट एज 1 by 3 meters per second. तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है अगेन, बट अगेन अ गुड कॉन्सेप्ट, बिकॉज अगर ये 5 kg के बारे में बोलता तो 5 kg का नॉर्मल टू द स्ट्रिंग एक कंपोनेंट भी आएगा, बट 10 किलोग्राम पे सिंस स्ट्रिंग का ही टेंशन लगा है तो 10 किलोग्राम की वेलोसिटी सिर्फ लेंथ के अलोंग ही होगी. सो एन इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं. राइट, तो रूटीन डायग्राम जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस ब्लॉक को यहाँ रेस्ट से शुरू किया एंड पॉइंट Q पर जब वो पहुंचेगा तो आप देखें P से Q के बीच में, P से Q के बीच में दिस डिसेंड इज ऑफ 4r. ऑब्जेक्ट 4r हाइट से डिसेंड किया है. नाउ सिंस द ओनली फोर्स डूइंग वर्क इज ग्रेविटी, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाएंगे तो v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2gh के हिसाब से u 0 है तो v की वैल्यू आपकी √2gh आएगी. h की जगह 4r रख रहा हूं तो ये √8gr इज योर वेलोसिटी एट दैट पॉइंट. नाउ पॉइंट Q पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहां वाले पोर्शन को थोड़ा सा अपन अलग से अगर ड्रॉ कर लें तो ये Q पर ब्लॉक है. तो एट दिस पॉइंट एक तो नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक पे लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑफकोर्स उस पे mg लग रहा है. तो पॉइंट Q पे अगर नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल के हिसाब से देखें तो नॉर्मल रिएक्शन इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज mv स्क्वायर बाय r. mv स्क्वायर बाय r में ये v सब्स्टिट्यूट कर दूं तो उसके हिसाब से ये वैल्यू आपका 8 mg आ रहा है. और यहां पे अब नॉर्मल भी लग रहा है, mg भी लग रहा है. तो क्वेश्चन ने कहा रिजल्टेंट फोर्स एट q, तो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा सिंस n और mg परपेंडिकुलर है तो इट इज n स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर अंडर रूट, सो दैट गिव्स यू अंडर रूट ऑफ 65 टाइम्स mg. तो अगेन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही था, बिकॉज ऐसे प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन आप मल्टीपल टाइम्स देख चुके होंगे. तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट पे चलते हैं. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 600, करंट दे रखा है. राइट, अ सिमिलर क्वेश्चन जो पहले भी जेईई मेन एनटीए टेस्ट में आ चुका है. सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 10 को बैलेंस करना है. राइट, सो वी नो दैट जो भी सेकेंडरी एलिमेंट बैलेंस होता है, सिंस सेकेंडरी सर्किट अपने आप में कंप्लीट नहीं है तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो मीनिंगलेस हो जाएगा.
So we'll just write that secondary cell is equals to XL. X is the potential gradient, L is the balancing length. तो secondary cell का voltage 2 है. X अगर अपन देखें potential gradient, तो potential gradient will be IR upon L. The potential drop across the wire IR and that upon the potentiometer length L and that into L. और यहां से मुझे resistance of potentiometer wire निकालना है, तो R का वैल्यू जो आएगा that is 2L upon IL. तो टोटल लेंथ जो दे रखा है that is 600 सेंटीमीटर 6 meters. करंट का वैल्यू वी हैव 40 मिली एम्पियर, सो इट इज 40 into 10 to the power minus 3 एम्पियर. और स्मॉल l द बैलेंसिंग लेंथ इज 500 सेंटीमीटर, सो इट्स 5 meters. अकॉर्डिंगली आपका रेजिस्टेंस वैल्यू यहां से अपन कैलकुलेट करें तो दिस R का वैल्यू इट कम्स आउट एज 60 ओम. राइट, तो इफेक्टिवली आपने सिर्फ जो बैलेंसिंग लेंथ वाला पोटेंशियोमीटर का थ्योरी होता है वो अप्लाई किया है, और इंटरनल रेजिस्टेंस सेकेंडरी सेल का यहाँ काम नहीं आएगा, दैट्स अ पार्ट ऑफ द रूटीन थ्योरी. तो यहाँ से अपन ने E इक्वल्स टू XL के थ्रू कैपिटल R की वैल्यू निकाली है. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं. A transformer is used to light a 100 watt and 110 volt lamp from 220 volt mains, और efficiency निकालना है. राइट, efficiency of transformer जब आता है तो we know that efficiency of a transformer is power output upon power input. स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है. अब आउटपुट पावर तो ये क्वेश्चन ने दे रखा है, इट इज 100 वॉट, तो आउटपुट पावर तो 100 वॉट हो गया. एंड इनपुट पावर इज ऑफ कोर्स V into I. तो इनपुट वोल्टेज 220 है और करंट 0.5 है, तो दिस इज 220 into 0.5. सो वी हैव दिस एज 100 upon 110. ठीक है, तो ये एफिशिएंसी तो खैर फ्रैक्शन में आ रही है, इनटू 100 करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 90% के आसपास, ये 0.9 के आसपास आ रहा है, तो ये 90% के आसपास वैल्यू आएगी. नॉट एग्जैक्ट बट क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी. तो स्ट्रेट अवे इनपुट और आउटपुट अपॉन इनपुट जो कर रहे हैं वहां से आपको ट्रांसफॉर्मर का एफिशिएंसी मिल रहा है. सो अ वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट पे चलते हैं. Right, now this is a good question here. A point charge Q is placed at the center of R from the center of a conducting shell, right? Conductor theory पे based है, of inner radius 2R and outer radius 3R. तो ये अगर अपन सिचुएशन ले रहे हैं कि इसमें inner radius 2R है, outer radius 3R है, तो ये डिस्टेंस आपका 2R गिवन है, ये डिस्टेंस यहाँ पे 3R दे रखा है, और जो पॉइंट चार्ज है वो यहाँ पे प्लेस्ड है जो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है. अब ऐसे केस में आप देखें, ऐसे केस में जब कंडक्टर की कैविटी में Q चार्ज रखते हैं तो द प्रॉपर्टी सेज कि कंडक्टर की जो कैविटी है उसकी इनर वॉल्स पे माइनस Q इंड्यूस होगा, और जो आउटर वॉल है मतलब बाहर का जो सरफेस है वहां पे प्लस Q आएगा. दैट्स द पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड थ्योरी कि आपने यहां पे कैविटी में प्लस Q रखा, इधर कुछ मटेरियल है, राइट, ये हॉलो नहीं है. ठीक है, तो अंदर यहां माइनस Q इंड्यूस हो गया कैविटी के इनर वॉल्स पर, बाहर प्लस Q आया. अब अपन नेट पोटेंशियल लिखें एट द सेंटर, तो सेंटर पे एक तो पोटेंशियल वो जो Q चार्ज यहां पे प्लेस्ड है उसके कारण आएगा, तो दैट इज KQ बाय R. फिर जो माइनस Q इनर वॉल पे इंड्यूस हुआ है उसके कारण पोटेंशियल आएगा, उसमें रेडियस क्या लेना है, 2R लेना है, तो K इंटू माइनस Q बाय 2R. और फिर एक बिल्कुल बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज आया है उसमें जो रेडियस है वो 3R लेना होगा, तो इट विल बी KQ बाय 3R. अब ये ओवरऑल कैलकुलेशन अपन करें तो दैट कम्स आउट एज 5KQ अपॉन 6R एलसीएम लेके, तो इफेक्टिवली दिस C इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आप कंडक्टर्स थियरी में पढ़ते हो कि कैविटी के इनर वॉल्स पे कुछ चार्ज इंड्यूस होगा और उसके हिसाब से पोटेंशियल निकालना होगा. सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, गुड कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट पे चलते हैं. A body is moving from rest under constant acceleration, right? Uniformly accelerated motion है. S1 is the displacement in first p minus 1 second. अब first p minus 1 seconds मतलब ut plus half a t square लगाऊं तो u तो 0 है, half a t square, तो टाइम दे रखा है p minus 1 seconds. Similarly S2 is the distance covered in the first p seconds. तो टोटल p सेकेंड्स में 0 से लेके टोटल p सेकेंड्स में द डिस्टेंस कवर इज अगेन ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो ये p स्क्वायर हो जाएगा ना. तो क्वेश्चन सेज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस nth सेकेंड विल बी. नाउ वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड जो होता है दैट इज u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1, राइट, दैट्स द स्टैंडर्ड फॉर्मूला. उसके हिसाब से चलें तो u तो 0 है, दिस इज a बाय 2. नाउ nth सेकेंड के लिए मुझे n की जगह ये रखना है, दिस इज p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 माइनस 1, ये फॉर्मूले में प्लेस कर दिया. इसको अपन एक्सपैंड करें तो इट इज a बाई 2, ठीक है, दिस इज 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1. ऑलराइट फाइन, तो ये अपन ने nth निकाल लिया.
नाउ अब ऑप्शंस पे जब अपन जाएंगे तो ऑप्शन में दिख रहा है कि S1 प्लस S2, S1 माइनस S2। तो ये जो S1 S2 हमने निकाले हैं, इनको एक्सपैंड करके, जैसे ये पूरा एक्सपैंड हो जाएगा, इनको एक्सपैंड करके हम जब ऐड करेंगे S1 प्लस S2 करेंगे, तो दैट S1 प्लस S2 विल अल्टीमेटली कम आउट टू बी इक्वल टू दिस वैल्यू। तो उसके हिसाब से आपका जो nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है वो S1 प्लस S2 के इक्वल आ रहा है। वो एक सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू अपन चेक कर सकते हैं, अपन मैनेज कर सकते हैं। तो ओवरऑल एन एवरेज क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन एक बार देखना रहेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम अ मासलेस स्प्रिंग स्ट्रेचेस बाय 3 सेंटीमीटर ऑन द अर्थ सरफेस। जब 800 किलोमीटर अबव ले जाएंगे, ऑलराइट, तो जब ब्लॉक को स्प्रिंग से अटैच किया, वी नो दैट kx विल बी इक्वल्स टू mg इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब हाइट एंड ऑल डिटेल्स से k अनअफेक्टेड है, m अनअफेक्टेड है। इसका मतलब x जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो ऑब्जेक्ट को जब 800 किलोमीटर हाइट पे ले जाएंगे, विच इज ऑफ कोर्स अ सब्सटेंशियल हाइट, तो g डैश का वैल्यू जो आएगा दैट इज gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। नाउ r तो है 6400 और h है रेडियस का 1/8। तो ये r प्लस h की जगह में लिख रहा हूं r बाय 8, तो इट इज r प्लस h का होल स्क्वायर। इसको फर्दर अपन सॉल्व करें तो 64 ऊपर आएगा, नीचे 81 आ जाएगा, तो इट इज 64 बाय 81 टाइम्स gm बाय r स्क्वायर। gm बाय r स्क्वायर मतलब g नॉट, अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी। तो जो g डैश है वो आपका 64 बाय 81 टाइम्स है, और आपका एक्सटेंशन x उस g के प्रोपोर्शनल है, तो x डैश विल बी 64 बाय 81 टाइम्स x। तो 64 बाय 81 टाइम्स x आपका था 3 सेंटीमीटर, सो दैट कम्स आउट एज 64 बाय 27 सेंटीमीटर। तो इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमने g का नया वैल्यू निकाला और देखा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपका x उस g के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो फैक्टर से g चेंज हो रहा है उसी फैक्टर से x डैश भी चेंज होगा। तो इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट, अ ब्लैक बॉडी ऑफ मास 34.38। राइट, तो यहां पे अब हमें हीट ट्रांसफर का एक सिचुएशन मिल रहा है। इट इज एट इनिशियल टेम्परेचर 400 अलाउड टू कूल। तो रेट ऑफ कूलिंग की बात हो रही है। राइट, तो रेट ऑफ कूलिंग में हमारा जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता था, इट वाज ms dt अपॉन dt। दिस dt बाई dt इज द रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं खैर अभी तो। इट इज सिग्मा EA। नाउ इट इज अ ब्लैक बॉडी, तो E1 रख दिया, सिग्मा A T to the power 4 minus TS to the power 4। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। हमें स्पेसिफिक हीट निकालनी, तो दिस S का वैल्यू इट विल बी सिग्मा A T to the power 4 minus TS to the power 4, ठीक है, एंड दैट अपॉन m टाइम्स dt बाय dt का मॉड। अब ये डिटेल्स सारे हमें गिवन है, आप देखिए इसमें सिग्मा का वैल्यू दे रखा है, देन एरिया आपको दे रखा है, तो ये एरिया हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। टेम्परेचर्स दोनों गिवन है 400 एंड 300। रेट ऑफ कूलिंग आपको ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज 0.04, और मास भी गिवन है। तो जस्ट हमें यहाँ डिटेल्स सब्स्टिट्यूट करने हैं। कैलकुलेशन थोड़ा चैलेंजिंग है, तो कैलकुलेशन डेफिनेटली टाइम कंज्यूम होगा, तो हम ये कंप्लीट कैलकुलेशन ना करके डायरेक्टली अपन देख रहे हैं कि द सब्स्टिट्यूशन गिव्स यू द ओवरऑल वैल्यू एज 1400 यूनिट्स। तो 1400 यूनिट्स आपका वैल्यू आ रहा है, तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड ही है, बट कैलकुलेशन डिमांडिंग है, कैलकुलेशन टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा डायरेक्ट कैलकुलेशन भी नहीं हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन इज टाइम कंज्यूमिंग, अदरवाइज इट्स इजी। नेक्स्ट पे चलते हैं। During an adiabatic process, the pressure of an algal gas is found to be proportional to cube of absolute temperature. All right, तो adiabatic process है, P is directly proportional to T cube given है। Accordingly अपन T को अगर लिखें PV upon NR का क्यूब, इस तरफ से एक P कैंसिल होगा, तो अपना इक्वेशन बनेगा P स्क्वायर इंटू V क्यूब इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। P का एक पावर कैंसिल हुआ, तो P स्क्वायर इंटू V क्यूब इज कॉन्स्टेंट। दिस इज PV टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये पावर हटाया तो ये 3/2 हो गया, और इसको अपन PV टू द पावर गामा से कंपेयर कर लें, तो आपका गामा का वैल्यू जो आ रहा है वो 3/2 आ रहा है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन पहले भी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जस्ट मैंने P प्रोपोर्शनल टू T क्यूब जो दिया था उसको कन्वर्ट किया और कंपेयर किया विद PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, वहां से एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा मिल रहा है। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। It says a circular coil carrying current I has a radius R, magnetic field B। Alright, तो ये कल का जो पेपर था 62 पेपर जो था उसमें भी इस तरह क्वेश्चन था। Now we know that एक्सिस पे जो फील्ड होगी, सॉरी सेंटर पे जो फील्ड होगी, तो सेंटर पे जो फील्ड होगी दैट विल बी B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाय 2R, ठीक है। और एक्सिस पे जो फील्ड होगी, वी नो दैट दिस फॉर्मूला फॉर एक्सिस वाला फील्ड, इट इज म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर टू द पावर 3/2।
तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सिस पे जो फील्ड है वो सेंटर से 1/8 है, तो स्ट्रेट अवे वी हैव म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2r इसका 1/8, तो ये 8 का फैक्टर लगा दिया। कॉमन टर्म्स अपन इसमें से कैंसिल करें, तो कॉमन टर्म्स कैंसिल करने के बाद वी हैव 8r क्यूब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें, क्यूब रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2r एंड दिस विल बी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो वी हैव 4r स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से x की वैल्यू जो है वो आपकी √3r आ रही है, विच इज गिवन इन ऑप्शन बी। तो फॉर्मूला पुटिंग था, बट हाँ अगेन कैलकुलेशन ढंग से करना रहेगा, कैलकुलेशन स्मार्ट होनी चाहिए, राइट। पुली एक सिंपल लॉज ऑफ मोशन का सिचुएशन, नॉट पुली ब्लॉक, सिंपल लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन। अब 3 मास दे रखे हैं, दे आर जॉइंड यूजिंग मासलेस इनएक्सटेंसिबल पीसेस, द होल सेटअप इज मूविंग एट एक्सेलरेशन 2। ऑलराइट फाइन, तो अब इस क्वेश्चन में अपन तीनों का ये कंबाइंड मास अगर देखें तो कंबाइंड मास के लिए इक्वेशन विल बी T1 माइनस टोटल मास इज 5 + 2 7 + 3 10, इट इज 10 into g and that is equals to mass times acceleration which is 2। तो यहां से आपका T1 का वैल्यू जो आएगा दिस 10 into 9.8 करना है, तो दिस शुड बी 98 प्लस दिस इज 20, तो दैट कम्स आउट एज 118 न्यूटन। टेंशन T1 जो है वो 118 न्यूटन है, जो आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो उसके हिसाब से तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बट हाँ बाकी की टेंशन भी अगर हमें निकालनी है तो वो सेम लाइंस पे सेम पैटर्न पे अपन T1 की तरह ही T2 एंड T3 भी निकालेंगे। तो इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक, तो सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ऑलराइट, अब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है और कुछ मास वगैरह फर्दर हमें दे रखे हैं। तो अब यहाँ बाइंडिंग एनर्जी जब निकालेंगे, वी नो दैट बाइंडिंग एनर्जी जो टोटल होता है दैट इज द टोटल मास डिफरेंस, ठीक है, दैट जो डेल्टा एम टोटल हमें मिलता है एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मास आपका यू में है। तो मास डिफरेंस अगर अपन देखें तो वी हैव 20 प्रोटॉन्स, तो 20 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 20 न्यूट्रॉन है ना, इस एटम में, इस न्यूक्लियस में, सॉरी, वी हैव 20 प्रोटॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स, तो 20 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ दिस एटम जो न्यूक्लियस का हमें मास दे रखा है दैट, and that multiplied by 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका बाइंडिंग एनर्जी जो आएगा, अपन कैलकुलेशन देखें तो 20 टाइम्स mp अगर अपन कैलकुलेट करें तो इट इज 20 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.007825, तो ये जो मल्टीप्लाई होगा दैट विल गिव यू 20.1565 u, दिस AMU। 20 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन देख रहे हैं तो इट इज 20 into 1.008665, this calculation will give you 20.1733, है ना। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में स्पेशल बात बस ये रहती है कि आपको ये कैलकुलेशंस करनी होंगी, है ना, तो थोड़ा भले ही टाइम कंज्यूम होगा, कैलकुलेशन करनी होगी बिकॉज क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा 1u यहाँ 931 ही दे रखा है, तो ये 0.5 की यहाँ पे नीड नहीं है, 931 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो व्हेन दिस कंप्लीट डेटा इज सब्स्टिट्यूटेड तो वो तो आपका बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा टोटल, है ना, एंड हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है, तो दैट बाइंडिंग एनर्जी, है ना, दैट बाइंडिंग एनर्जी अपॉन दैट मास नंबर, तो मास नंबर 40 है उसका, तो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन दैट मास नंबर आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसका मिल जाएगा। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी तो मास डिफेक्ट और ये मास डिफरेंस और 931 से मिल रहा है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपन निकालेंगे तो दैट रिजल्ट इट विल बी 8.55। तो इजी क्वेश्चन ही है बट कैलकुलेशन का डेफिनेटली केयर करना होगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, a particle is subjected simultaneously to 2 SHMs, so composition of SHM का क्वेश्चन है, one along x axis the other along y axis, the two vibrations are in phase and have unequal amplitude। तो सिंपल है, अगर x एक्सिस के अक्रॉस जो इक्वेशन है वो अगर मैं लिखूं x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t या a sin ओमेगा t प्लस 5 जो आपको ठीक लगे, एंड y इज इक्वल्स टू अनइक्वल एम्पलीट्यूड b sin ओमेगा t, बिकॉज फेज सेम बोला है। तो ये x और y की दो इक्वेशंस आ गई, दोनों SHM है, एक x के अलोंग एक y के अलोंग। तो इसमें अगर अपन सेकंड अपॉन फर्स्ट करते हैं तो सेकंड अपॉन फर्स्ट आएगा y बाय x इक्वल्स टू b बाय a, तो दिस इज y इक्वल्स टू b बाय a इनटू x व्हिच इज रिजेंबलिंग y इक्वल्स टू mx, और y इक्वल्स टू mx से रिजेंबल कर रहा है, तो द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर इक्वेशन है तो ट्रैजेक्टरी जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो एक सीधा क्वेश्चन है फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ SHM,
Right, next question पे चलते हैं. Again a very very easy question from photoelectric effect. The work functions are given and the ratio of respective frequencies निकालना है to produce photoelectrons of maximum kinetic energy 1 electron volt. Alright, we know that this E is equals to 5 plus K max. This H is a constant, that means frequency is directly proportional to 5 plus K max. तो सीधा मुझे proportionality मिल गया. तो nu1 is to nu2 is to nu3 will be equals to. अब phi और k max हर केस के लिए जोड़ देते हैं. ये phi है और ये k max है. तो phi प्लस k max कर रहा हूं तो पहले केस में it is 2, दूसरे में this is 2 plus 1 it is 3 और तीसरे में it is 3 plus 1 it is 4. तो 2 is to 3 is to 4 आपका फ्रीक्वेंसी का रेशियो इसमें आ रहा है. तो अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. All right, moving to the next question now. Right, 16th question. Now, this is the best question of the paper here. It says a uniform rod of length 2 meters, specific gravity given है, mass दे रखा है, it is hinged at the bottom. So it will use the concept of center of buoyancy as well. Filled up to the height 1 meter as shown, and we need to find the force exerted by the hinge on the rod. Now, अब इस केस में आप सबसे पहले तो ये देखें कि इस रॉड का कितना लेंथ, इस रॉड का कितना लेंथ इस लिक्विड के अंदर सबमर्ज है. जैसे इस पोर्शन को अगर मैं x मान लूं और ये वाला जो हाइट है ये हमें 1 दे रखा है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में we can write that this length based upon hypotenuse, this 1 upon x, it will be cos theta. तो accordingly आपका x जो पानी के अंदर submerged है, that is sec theta. So the length of the this rod submerged in liquid is sec theta. अब अपन इसमें buoyant force निकालें, right? Buoyant force का value निकालें. तो this buoyant force we know it is rho w, rho f vg होता है वैसे तो rho f vg. तो rho f की जगह we have rho w. V is the volume of submerged part. अब volume of submerged part में we can see that कि ये x length जो है वो submerged है. तो मैं volume of submerged part निकाल रहा हूं mass of submerged part upon density से. तो submerged part का length अपन देखें तो we have mass is 2 kg, total length is 2 meters. तो mass per unit length is 2 by 2, तो 1 kilogram per meter into length submerged is sec theta. तो this is mass of submerged portion. अब ये mass of submerged portion है, तो this mass of submerged portion divided by the density of submerged portion. तो density of submerged portion कितना है? That is rho w into 0.5. हमें specific gravity 0.5 दे रखी है, हमने इसको density में convert कर दिया. तो this is rho f, this is complete v volume of submerged portion and that into g. तो इसको अपन further solve करें तो rho w cancel हो रहा है, ये 2 cancel हो रहा है. This comes out as 20 sec theta. तो this is the value of buoyant force जो इसमें आ गया. तो this is let's say the first result. अब अपन देखें कि since इसका rotational equilibrium है, इस rod का rotational equilibrium है, that means force balancing करना होगा. तो hinge point के about अगर मैं force balancing करता हूं तो जो buoyant force लगेगा वो तो submerged part के center पे लगेगा and that is here upwards FB. और आपका mg जो है वो एक्चुअल सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, तो दैट विल बी mg डाउनवर्ड्स. तो नेट टॉर्क अगर अपन देखें तो टॉर्क नेट जो होगा दैट विल बी 0. तो बॉयंट फोर्स का टॉर्क जो आएगा दैट विल बी fb इंटू x बाय 2 साइन थीटा. ठीक है, ये x लेंथ सबमर्ज है उसका हाफ, ये मैंने x बाय 2 कर दिया. तो दिस इज fb इंटू x बाय 2 साइन थीटा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू this mg का टॉर्क, तो इट इज mg into l by 2 sin theta. ये टॉर्क बैलेंसिंग किया. अच्छा, fb का जो वैल्यू है दैट इज 20 sec theta. x by 2 में x का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, ये sec theta है, तो ये x is sec theta upon 2 and that into sin theta. और यहां l की वैल्यू 2 है तो वो प्लेस किया, दिस इज 20 sin theta. साइन थीटा दोनों तरफ से कैंसिल हो गया एंड वी हैव sec स्क्वायर थीटा एज 2. तो sec थीटा की वैल्यू √2 आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी. तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई. अच्छा, अकॉर्डिंगली अपन FB देखें तो ये मैंने FB निकाला हुआ था. FB is 20 sec थीटा, दिस इज 20 sec थीटा, sec 45 is 20 √2. तो बॉयंट फोर्स आ गया. अब हिंज फोर्स जो यहां पे लगेगा दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज बॉयंट फोर्स ज्यादा है, तो इसकी टेंडेंसी फ्लोट करने की थी, तो हिंज नीचे खींच के रखेगा. तो आपका जो हिंज फोर्स आएगा दैट हिंज फोर्स विल बी FB माइनस mg. तो FB माइनस mg मेरे 20 √2 माइनस द वेट इज 20 mg,
तो दैट कैलकुलेशन इट कम्स आउट एज 8.3 न्यूटन. तो दैट इज द वैल्यू ऑफ हिंज फोर्स. तो यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टॉर्क बैलेंसिंग, बॉयंट फोर्स सब एक साथ यूज हुआ. इट्स अ मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम एंड अ वेरी गुड सिचुएशन. नेक्स्ट पे चलते हैं. राइट, नेक्स्ट बिल्कुल एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है. यहां इस डिस्टेंस को अगर अपन रेडियस ले लें, it says a fish looking up through the water seeing the outside world contained in a circular horizon. ये n की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर. ये डेप्थ गलत मार्क किया हुआ है, दिस शुड बी 12 यहां तक, ये वाला. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वी नो दैट क्रिटिकल एंगल के लिए दिस sin थीटा c इट इज 1/n. sin थीटा c 1/n आया, तो 1/n मतलब 1/4/3, तो शुड बी 3/4. अकॉर्डिंगली अगर मैं tan थीटा c निकालूंगा तो बेसिक कैलकुलेशन वगैरह के हिसाब से आपका tan थीटा c जो आएगा दैट विल बी 3/√7. अब यहां पे जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में वी कैन सी दैट द परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट विल बी इक्वल्स टू tan थीटा c. tan थीटा c का वैल्यू 3/√7 है, तो r की वैल्यू जो आएगी दैट इज h, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी 36/√7 इन द स्टैंडर्ड यूनिट्स. तो ये आपका r का वैल्यू आ रहा है जो ऑफ कोर्स गिवन है डी ऑप्शन में. राइट, तो स्टैंड प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से कई स्टूडेंट्स को तो ये फॉर्मूला याद होता है. तो क्रिटिकल एंगल निकाला, tan थीटा निकाला, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की है और r की वैल्यू स्ट्रेट अवे आ रही है. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. राइट, नेक्स्ट में यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन हैज इनिशियल वेलोसिटी गिवन, एंगुलर वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है. यहाँ पे द डिस्क कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस. तो यहां पे अब इसको रोलिंग का केस हम नहीं बोल सकते बिकॉज वी नॉट आगे की तरफ है और ओमेगा नॉट एंटी क्लॉकवाइज ऑपोजिट है. ये प्योर रोलिंग तब होता जब ये ऐसे आगे की तरफ होता, फिर v इक्वल्स टू ओमेगा आर वाली बात सेट हो रही होती. तो वो सब हमें यहाँ पे नहीं गिवन है. तो अब द पॉइंट इज कि अगर मैं ग्राउंड के किसी भी पॉइंट के अबाउट या फिर इस पॉइंट के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करो, Li इक्वल्स टू LF करें, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो था बिकॉज रोलिंग का केस है, तो इट विल बी ICM इंटू ओमेगा. ठीक है, माइनस अब देखो जो एंगुलर स्पीड के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आएगा और जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आएगा दैट विल बी ऑपोजिट. तो ICM ओमेगा माइनस MV नॉट आर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू LF. तो लास्ट में तो इसको रेस्ट पे आने, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा. वी नो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड is basically angular momentum of the object with respect to cm plus angular momentum of the cm, ये all in vector form. मैंने यही किया है. तो net angular momentum, this is angular momentum with respect to cm and this is angular momentum of cm itself. अच्छा, अब ICM जो होगा डिस्क का केस है, there is mr square by 2 that into omega and that is equals to mv naught r. इसमें आपका एक r कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा सॉरी m कैंसिल हो गया, तो v नॉट की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी ओमेगा r by 2. तो ये v नॉट की वैल्यू आ रही है जो हमें ऑप्शन सी में मिल रहा है. बाकी सारे पॉइंट्स जो होंगे, जैसे यहाँ पे बोला द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ डिस्क विद ग्राउंड हैज जीरो वेलोसिटी, अभी जीरो वेलोसिटी नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट प्योर रोलिंग, है ना. सिमिलरली फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन आएगी वो गलत लिखी हुई है. तो स्ट्रेट अवे अपना v नॉट का वैल्यू ओमेगा r by 2 आ रहा है बाय द एप्लीकेशन ऑफ angular momentum conservation about any point located on the ground. Okay, तो ठीक क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है. नेक्स्ट पे चलते हैं. Heat energy is incident on the surface of material at the rate of इतना if the coefficient of absorption, right? अब coefficient of absorption, reflection and transmitted. तो we know that the absorptivity plus reflectivity plus transmittivity सब मिला के फ्रैक्शन मिला के 1 होता है. अब इसमें आपका absorption 0.8 है, रिफ्लेक्शन 0.1 है, तो ट्रांसमिशन जो बच रहा है वो 0.1 बचेगा. इसका मतलब जितना एनर्जी अपन भेजेंगे उसका 0.1 फ्रैक्शन ट्रांसमिट होगा. तो Q ट्रांसमिटेड अगर अपन देखें तो 1000 का 0.1 फ्रैक्शन मतलब 100 जूल पर मिनट, भाई बिकॉज पर मिनट की बात हो रही थी यहाँ पे, 1000 जूल पर मिनट. तो 1000 जूल पर मिनट में से 100 जूल पर मिनट ट्रांसमिट हुआ है और टोटल बात की है 5 मिनट्स की, तो 5 मिनट्स में टोटल 500 जूल आपका ट्रांसमिट हो जाएगा. तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बिकॉज ये बस आपको फ्रैक्शंस रिकॉल करने थे कि ART सब मिला के 1 होता है, वहां से ट्रांसमिटिविटी आ रहा है और ट्रांसमिटेड एनर्जी अकॉर्डिंगली अपन निकाल पा रहे हैं. नेक्स्ट पे चलते हैं. द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस आर सेम एज, राइट. अब ऐसे केसेस में देखो एक तरीका तो होता है हिट एंड ट्रायल कि आप सारे ऑप्शंस मैच करने लगे, आप R का निकाल रहे हो. एक अपन ऐसे कर सकते हैं
कि रेजिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में जो एनर्जी वाला फैक्टर होता है वो होता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, इसका डायमेंशन। और एच प्लैंक्स कांस्टेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो एनर्जी वाला होता है दैट इज एच न्यू। तो आई स्क्वायर आर टी जो एनर्जी है, एच न्यू भी एनर्जी, दोनों के डायमेंशन मैच करेंगे। तो यहां से आर का जो डायमेंशन होगा दैट विल मैच विद एच न्यू अपॉन आई स्क्वायर टी का डायमेंशन। अब अपन सबके डायमेंशंस फर्दर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो h को तो एज इट इज रहने दे बिकॉज ऑप्शन में आ रहा है। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, तो इट इज टाइम इनवर्स, तो t इनवर्स। करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा आपका q स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। और ये एक और t यहां पर है तो दिस इज t। अब ये t स्क्वायर जो है इफेक्टिवली ये कैंसिल हो रहा है ना, ये t स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां पे ये बचा h अपॉन क्यू स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस के जो डायमेंशन है वो h अपॉन क्यू स्क्वायर से मैच कर रहे हैं। अब यहां अपन चेक कर लें तो ये h अपॉन ई स्क्वायर आ रहा है, ये e भी चार्ज ही है, यहां पे भी चार्ज है, तो ये r का डायमेंशन h अपॉन क्यू स्क्वायर से मैच कर रहा है। तो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट हिट एंड ट्रायल आई विल रिकमेंड कि अवॉइड करना है, इसको अपन प्रोसीजर के थ्रू ही प्रॉपर्ली सॉल्व करें। नेक्स्ट पे चलते हैं। इट सेज अ शेल बर्स्ट ऑन कांटेक्ट विद द ग्राउंड एंड pieces from it fly in all directions with a velocity 60. It is known that all right फाइन। अब इस केस में सिनेरियो ऐसा है कि मैन जो है वो 180 मीटर अवे है। इसका मतलब जो रेंज है इन पीसेस के जाने की u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, वो रेंज आपकी 180 होनी चाहिए। नाउ u इज 60, तो u स्क्वायर आपका 3600 है, 3600 अपॉन जी, ये 10 एक कैंसिल हो गया, तो आपका साइन 2 थीटा जो आ रहा है दैट इज हाफ। साइन 2 थीटा अगर हाफ है, इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू या तो 30 डिग्री है या फिर 180 माइनस 30 मतलब 50 डिग्री है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दो हो गए कि या तो 15 डिग्री पे प्रोजेक्ट हो सकता है या फिर 75 डिग्री पे। ये हम जानते हैं कि दो एंगल्स के लिए रेंज बराबर होती है। अब 15 डिग्री पे जब थ्रो करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाई जी। तो पहला जो टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा, द मिनिमम टाइम जो सबसे पहले वो बॉल पहुंच सकती है, तो दैट विल बी 2u sin 15 अपॉन जी। और सबसे लेट अगर वो बॉल पहुंच सकती है तो दैट विल बी 2u sin 75 अपॉन जी, है ना। तो मिनिमम टाइम जब वो बॉल पहुंच सकेगी दैट इज t1, और मैक्सिमम टाइम जो लास्ट वो बॉल पहुंच सकती है वो t2। ये दो अलग अलग एंगल्स के लिए टाइम निकाल लिए। अब ये t2 माइनस t1 जो है ये वो ड्यूरेशन है जब उसको सेफ रहना है, उसका डेंजर टाइम यही है, बिकॉज इसी दौरान कहीं ना कहीं बॉल आकर उस पर लैंड कर सकती है, उस पर गिर सकती है। तो मुझे t2 माइनस t1 निकालना है, यही वो टाइम स्पैन है जब वो अनसेफ है। तो 2u बाई जी एंड दिस इज साइन 75 माइनस साइन 15। अब इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव दोज सिंपल फॉर्मूलाज, साइन c माइनस साइन d। तो साइन c माइनस साइन d के हिसाब से चलें तो दिस कम्स आउट एज 2 cos 45, राइट। अपन जब इसको फॉर्मूला साइन c माइनस साइन d वाला लगाएंगे तो 2 cos 45 साइन 30, ठीक है। वैल्यूज वगैरह सब्स्टिट्यूट करें तो u इज 60, तो दिस इज 2 इंटू 60 अपॉन g, दिस इज 2 cos 45 1 by root 2, दिस इज 1 by 2। तो ये वैल्यू जो लास्ट में आ रहा है दिस इज 12 by root 2, 12 by root 2 मतलब दिस इज 6 root 2। अब 6 root 2 में 6 को भी अंदर भेजे तो इज अंडर रूट ऑफ 72, तो ये रूट x बोला है, तो x की वैल्यू 72 आ जाएगी। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, 72 इसका आंसर आ रहा है। तो बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है बट एनालिसिस अच्छा है, एक अच्छा क्वेश्चन यहां पर देखने में मिला। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑलराइट, ज़ीनो डायोड फॉर द सर्किट शोन बिलो द करंट थ्रू द ज़ीनो डायोड इज नाइन। ज़ीनो डायोड जो है वो इस सेक्शन के अक्रॉस, आप देखिए इस सेक्शन के अक्रॉस वो 50 वोल्ट मेंटेन करेगा। इसका मतलब ये जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस भी 50 वोल्ट मेंटेन हो जाएगा। तो अगर यहां से कुछ I करंट चला है ऐसा मान लें, जिसमें से मान लीजिए I1 इधर गया और I2 यहां गया, तो I2 की वैल्यू तो अपनी आ जाएगी, दैट I2 इट इज V बाय R, तो V इज 50, R का वैल्यू ये 10 किलो ओम दे रखा है, तो वो 10 टू द पावर 3 जो डिनोमिनेटर में है वो 10 पावर माइनस 3 बन जाएगा, तो दैट बिकम्स 5 मिली एम्पियर। देन अकॉर्डिंगली वी कैन सी दैट अगर 120 में से 50 अगर यहां ड्रॉप है तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा दैट विल बी 70 वोल्ट। तो अकॉर्डिंगली I का वैल्यू जो है दैट इज V बाय R, तो दिस 70 अपॉन 5 किलो ओम, तो दिस 70 बाय 5 इज 14 मिली एम्पियर ये करंट आ गया।
तो अब I1 की वैल्यू अपन निकालें जंक्शन रूल के हिसाब से, इज दिस I minus I2, तो दिस I minus I2 इज 9 मिली एम्पियर, हमें मिली एम्पियर में आंसर देना था, द आंसर इज 9। तो बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन ज़ीनर डायोड, तो कोई बहुत स्पेशल कैलकुलेशन भी नहीं थी, इट्स एन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। Right, next it says when an object is viewed with a light of wavelength 6000 angstrom under the microscope, the resolving power is 10 power 4. Now we know that the resolving power is inversely proportional to lambda. Even complete formula भी required नहीं है, resolving power आपका inversely proportional to lambda है। So R2 upon R1 जो होगा that will be lambda 1 upon lambda 2. Lambda 1 by lambda 2 is 6 by 4 which is 3 by 2, 6000 and 4000 दे रखा है। तो R2 का वैल्यू जो आएगा दैट इज 3 by 2 times R1, तो दिस 3 by 2 times R1 का वैल्यू 10 to the power 4 है, तो अकॉर्डिंगली दिस इज 1.5 into 10 to the power 4, दिस इज n into 10 to the power 3, तो यहां से n की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रिजॉल्विंग पावर पे बेस्ड था, प्रोपोर्शनलिटी विद लैम्डा अपने देखा एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व किया। राइट, 24th क्वेश्चन में देखते हैं। मासलेस रॉड BD ऑफ लेंथ L, कॉमन डायग्राम जो अपन कई बार ऑब्जर्व करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम के केसेस में। राइट, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेफ्ट वायर इज ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द राइट वायर। लेट्स से इस वायर को अगर मैं 1 और इसको 2 मार्क कर देता हूं, द क्वेश्चन सेज F1 जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ F2। नाउ वी नो दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है वायर्स में दैट इज V by 12, और V जो होता है वो अंडर रूट ऑफ टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, नाउ इफ F is directly proportional to root T, इसका मतलब T should be directly proportional to F square। तो अगर ये F1 is twice of F2, so that implies T1 is 4 times T2। तो ये एक रिलेशन इन दोनों वायर्स की टेंशन में आ गया। अब अपन ये रॉड का अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम लिखें तो इस पे ये टेंशन जो है T1 एंड T2 ये अपवर्ड लग रही है और mg डाउनवर्ड है। पॉइंट P के अबाउट अगर मैं नेट टॉर्क लिख रहा हूं, बैलेंस कर रहा हूं, तो ये आएगा आपका T1x माइनस T2 टाइम्स L माइनस x, mg का टॉर्क 0 हो जाएगा, दिस इज 0। ये T1 का वैल्यू मैं 4T2 प्लेस कर दूं तो वी हैव 4x इज इक्वल्स टू L माइनस x, एंड अकॉर्डिंगली आपका L अपॉन x का जो वैल्यू आ रहा है दिस इज 5। तो इजी क्वेश्चन था बट मल्टी कॉन्सेप्ट है, अच्छा एनालिसिस है कि आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी रिलेट किया एंड टॉर्क बैलेंसिंग से L बाय x निकाल लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय दिस रिलेशन। वर्क डन की बात हो रही है। राइट, तो व्हेन वी आर गिवन दिस s इज इक्वल्स टू t स्क्वायर बाय 3 और वर्क हमें निकालना है, यहां पे s इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम f dx इंटीग्रेशन वो थॉट नहीं रख सकते, तो अपन यहां पे अगर पहले v निकाल लें तो v जो है ऑफ कोर्स दैट इज ds by dt, तो ds by dt के हिसाब से इज 2t by 3। एंड इफ वी थिंक अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम, तो स्पीड एट टाइम 0 जो है दैट इज 0, और स्पीड अगर टाइम 2 सेकेंड्स पे निकाल रहे हैं तो दैट स्पीड इज 4 by 3। नाउ दैट वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से W इज इक्वल्स टू डेल्टा k इज हाफ m, vf स्क्वायर इट इज 16 by 9 माइनस vi स्क्वायर इज 0। मास आपको 3 किलोग्राम दे रखा है, तो अकॉर्डिंगली दिस इज हाफ, दिस इज मास इज 3 किलोग्राम एंड दिस इज 16 by 9। तो ये वैल्यू जो आपका बच रहा है दिस इज 8 by 3। अब ये 8 by 3 आपका P by Q है, तो P प्लस Q की वैल्यू आपकी 8 प्लस 3 11 आ जाएगी। तो अगेन इजी क्वेश्चन ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ओवरऑल जैसा मैंने कहा था, इट इज अ पेपर विच इज मोर टुवर्ड्स द इजियर साइड, रिलेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चंस काफी कम है, और लास्ट 2-3 टेस्ट से अपन देखें तो एनटीए अभ्यास के पेपर्स जो आ रहे हैं वो रिलेटिवली इजी हैं। So we come to the end of this paper discussion. So students, keep working hard, stay motivated. You can and you will. Thank you.